हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग? बिल्कुल मज़े में तो है ना? बिल्कुल मज़े में रहना है। और मज़े में रहते हुए थोड़ी सी बेटा पढ़ाई भी अपन को कंटिन्यू करनी है, क्योंकि बिल्कुल नीट क्रैक करना ही करना है यार। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और जोड़ देते अपन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, देखा जाए तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बेटा। और कहीं क्वेश्चंस, अरे मैं तो कहता हूँ सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी जो है कई बार है ना बेटा चूक जाते हो तुम सॉल्व करने से। आओ देखते हैं यार ऐसा क्या है। इस बार बिल्कुल तोड़ देंगे फोड़ देंगे सर, क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल सेल साइकिल और सेल डिवीजन की जिक्र करने वाले हैं बेटा अपन। पहले देखते हैं कि यार भैया सेल साइकिल होती क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है, क्या ये भी मोटरसाइकिल या बाइक की तरह साइकिल होती है, कुछ और होता है इसके अंदर? बहुत कुछ होता है, कुछ और नहीं लाला। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द डिवीजन एनलार्जमेंट ऑफ द सेल, हाँ ये तो पता है सर। और द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट सेल रिप्रोडक्शन। भैया सेल खुद रिप्रोड्यूस करेगी तभी तो आगे जाके अपनी साइज बढ़ेगी ना यार, अपनी चीजें ग्रो करेगी, उसके लिए सेल का ग्रो करना बहुत जरूरी है। तो सेल या तो डिवीजन करेगी और मल्टीप्लिकेशन करके ग्रो होगी बेटा। देखते हैं क्या होने वाला है उसके अंदर। सेल साइकिल क्या होती है सर? इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ ए सेल ड्यूरिंग विच, ये जिंदगी का वो दौर है बेटा सेल का जिसमें सेल अपना डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, साइज में ग्रो करता है और डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। सेल की जो ग्रोथ है वो दो तरीके से होती है बेटा, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है उसमें, और बेटा डीएनए सिंथेसिस होता है। तो दोनों स्टेजेस जो है होती है सेल्स ग्रोथ के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म, हर किसी ऑर्गेनिज्म की सेल साइकिल का अलग अलग टाइम है। अगर मैं बात करूं इकोलाई की तो बेटा वहां तो 20 मिनट के अंदर ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। ईस्ट की बात करूं तो 90 मिनट्स वो लेती है। तो इस तरीके से बेटा वहां पे बात करें तो अपन को देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करता है, ह्यूमन सेल की, तो 24 घंटे लेता है एक सेल डिवीजन होने में, ठीक है। और अपन बात करने वाले हैं सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल के अंदर बेटा दो बेसिक फेजेस होते हैं। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है बेटा एम फेज। क्या होते हैं सर इंटरफेज और एम फेज? आओ सबसे पहले इंटरफेज को देखते हैं। इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है बच्चे। ये फेज होता है दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का। एम फॉर माइटोटिक फेजेस बेटा या मियोसिस फेजेस। एम इज फॉर माइटोसिस या मियोसिस, दोनों में से किसी के लिए भी अपन एम यूज कर सकते हैं बच्चे। और ये दो एम फेजेस, मतलब ये एम फेज है, एक घूम के गए पूरा इंटरफेस, फिर घूम के गए पूरा इंटरफेस। तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का एक जो बीच का गैप है उसको अपन इंटरफेस कहते हैं, जो फेज है उसको अपन इंटरफेस कहते हैं। इसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए सिंथेसिस दोनों होता है। सेल की ग्रोथ और डीएनए सिंथेसिस दोनों होता है बेटा। माइटोसिस के अंदर तो सेल डिवाइड हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे अपन। एम से लेकर वापस एम तक जाने में जो पूरा फेज लगता है इसको इंटरफेस कहते हैं लाला। इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन। दिख ही रहा है वो तो, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा फेज है इंटरफेज है, तो पूरा दिख ही रहा है कि 95%। अगर मान लो 24 घंटे में पूरी सेल साइकिल सेल डिवीजन हुआ ना बेटा, तो बात करें लाला उसमें से 95% तो जो है ना टाइम वो कौन लेके बैठा होता है? इंटरफेज लेके बैठा होता है। बड़ी नाइंसाफी है रे। देखते हैं ऐसा क्या टाइम लेता है, क्या करता है ये इतने 95% टाइम के अंदर। इंटरफेज जो है 3 फेजेस लेके बैठा होता है बेटा। 3 फेजेस चलते हैं इंटरफेज के अंदर। G1 फेज जिसको अपन गैप 1 भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज, ठीक है, एस फॉर सिंथेटिक, और G2 फेज। 3 फेजेस चलते हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्या क्या होता है हर एक फेज के अंदर। सबसे पहले G1 फेज की बात करते हैं अपन। G1 फेज के अंदर क्या होने वाला है, मतलब इस फेज के अंदर फर्स्ट गैप के अंदर इसको अपन बोलते हैं क्या होने वाला है? फर्स्ट ग्रोथ फेज इसको अपन बोलते हैं। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस ये पूरा पीएमएटी तो माइटोसिस है, एम फेज है पूरा। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में ये सिंथेसिस फेज जो है इसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा बेटा। तो इससे और इसके बीच में फर्स्ट गैप या डी जो है वहां पे G1 फेज आ रहा है। काम क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ मेन इवेंट्स होते हैं। पहला तो कंटिन्यूस ग्रोथ होगी सेल की, ठीक है। दूसरा है सेल बिकम मेटाबॉलिक एक्टिव, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा। और उसके अलावा मशीनरी प्रिपेयर कर लेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। मशीनरी का मतलब बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं कि जेसीबी आके खुदाई करेगी, ना ना लाला। यहाँ पे है ना बेसिकली बात करें तो बेसिकली एंजाइम्स काम आने वाली है, बायोमोलिक्यूल्स या बायोसीजर्स, और भी बहुत सारी चीजें काम आने वाली है यहाँ पे। सिंथेसाइजेस आरएनए एंड प्रोटीन, यहाँ पे आरएनए और सिंथेसिस जो है प्रोटीन सिंथेसिस होगा किसके अंदर? G1 फेज के अंदर। अब जो सिंथेटिक फेज है, एस फेज है बेटा, इसको लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। लॉन्गेस्ट फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है 1 से बेटा
2 कॉपीज बनती है, और जो डीएनए है वो हर उसका जो अमाउंट है, जैसे सपोज करो कि डीएनए पहले 4 वहां पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जिसके अंदर डीएनए मान लो अपन 4 ग्राम था, तो जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, तो बेटा 8 ग्राम हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि भैया पेरेंट भी तो है ना, और पेरेंट के साथ साथ नया डीएनए भी तो बन गया ना लाला वहां पे। ऐसा थोड़ी है कि जब नई संतान आ जाती तो पेरेंट्स मर जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा, भयानक काम हो जाता अगर ऐसा होता तो, है ना, अपन को जन्म दिया और निकल लिए, ऐसा नहीं नहीं नहीं, गलत बात है ये बिल्कुल भैया। अपना जो है पूरा ग्रोथ देखना है उनको, अपना पूरा जो अपन मजे लेने वाले हैं आगे जाके जिंदगी में, वो भी तो देखना है बेटा उनको, फिर डांट कैसे खाएंगे अपन। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट डीएनए भी होता है और डॉटर डीएनए भी वहीं पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली बात करें तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर रेप्लिकेशन जो होता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और सेंट्रियोल आगे जाके सेल को डिवाइड करवा देता है बेटा। G2 फेज की जो अपन बात करते हैं इसको सेकंड ग्रोथ फेज कहा जाता है। इसमें सेल की ग्रोथ चलती रहती है, सिंथेसिस होता है आरएनए प्रोटीन का, वो चलता रहता है। और उससे पहले अपन बात करें तो सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल जो है माइटोसिस के लिए प्रिपेयर्ड वहां पे हो जाता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद बेटा माइटोसिस होना है। तो तैयारियां पूरी चल रही होती है बेटा, और भयंकर तैयारियां चल रही होती है। छोटी मोटी तैयारियां नहीं चल रही, सेल साइकिल की तैयारियां चल रही है भैया। बड़ा इवेंट होने वाला है तो बड़ी तैयारियां चलेगी ना यार, छोटी मोटी चलेगी क्या। एम फेज पे आ जाते हैं, माइटोसिस फेज पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। सेल 2 भागों में बट जाएगा, जुदा हो जाएगा एक दूसरे से बेटा। ह्यूमन सेल साइकिल जो है बात करें कि इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। ह्यूमन सेल साइकिल जो है एक सेल की 1 घंटे में हो जाती है। एम फेज इंक्लूड्स कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दोनों होते हैं। एम फेज के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है, क्योंकि हर एक सेल का अपना न्यूक्लियस है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा, और हर एक सेल का साइटोप्लाज्म में उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए आइए देखते हैं क्या होने वाला है यार। कुछ सेल जो है वो डिवीजन ही शो नहीं करते, जैसे कि हार्ट सेल डिवीजन शो नहीं करता, और कुछ जो है ओकेजनली वहां पे बात करें डिवाइड करते हैं, जो कि डैमेज और डेड सेल्स को। सपोज करो स्किन है भैया, साइकिल चलाने गए, और मैं तो कहता हूँ बाइक चलाने गए यार, बाइक लेके निकले बेटा, वहां पे कौन सी यामा की बेटा FZ निकले अपन, और यार दौड़ा रहे थे, पास में से कन्याकुमारी जा रही थी, और उसको देखते अपन ने रेस खींची, पर अपन को पता नहीं था बेटा आगे की करने, वहां पे जो है गड्ढा है, गड्ढे में गाड़ी कूदी, निमट गए, लेट गए नीचे जमीन पे, धराशायी हो गए लाला। और जैसे ही धराशायी हुए खरोंचे पड़ गई यार, दांत भी टूट गए 1-2, और स्किन पे खरोंचे भी पड़ गई। पर सर ऐसा हुआ कि 10 दिन बाद वो खरोंचे ठीक हो गई सर। क्यों हुई? क्योंकि सेल ने वहां पे डिवाइड करके बेटा ग्रोथ करा दी अपनी, समझ रहा ना। शुक्रमान सेल का थैंक यू बोला कर, जब भी गिर के खरोंच लग के ठीक हो जाओ सेल को, क्योंकि बेटा डैमेज सेल्स को वहां पे रिप्लेस कर दिया जाता है नई सेल्स के द्वारा। द सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते आगे जाके, वो G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं और इनएक्टिव स्टेज चले जाते हैं, जिसको G0 भी अपन कहते हैं। और वो सेल्स जब आगे जाके जरूरत पड़ती है तो G0 से वापस से G1 के अंदर एंटर हो सकते हैं बेटा, और वहां पे जाके जो है ग्रोथ कर सकते हैं। माइटोसिस का जिक्र करने जा रहे हैं अपन। क्या होता है माइटोसिस? 2 चीजें पढ़नी है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में देखते हैं लाला सबसे पहले क्या होने वाला है। ये ऐसा सेल डिवीजन है बेटा जो सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। सोमेटिक सेल समझते हो ना बेटा, टेस्टिस ओवरी को हटा दो, उनके अलावा जितनी भी सेल्स है अपनी बॉडी के अंदर सब सोमेटिक सेल्स हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। बराबरी का है मामला, क्योंकि एक सेल था यहाँ पे और उसने 1 से 2 बनाया, और दोनों के अंदर बेटा बात करें प्लॉइडी लेवल सेम, मतलब बात करें वहां पे अगर ये प्लॉइडी लेवल 2n है, माइटोसिस जो सेल माइटोसिस कर रहा है उसका, तो माइटोसिस जब कर लेगा और डॉटर सेल बन जाएगी तो उसका प्लॉइडी लेवल भी 2n होने वाला है। अगर अपन बात करें माइटोसिस जो है डिप्लॉइड सेल के अंदर देखने को मिलता है, हैप्लॉइड सेल के अंदर देखने को बहुत रेयर। इट ऑल्सो अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स का मतलब किसकी बात कर रहा है ये बेटा? एल्गी की और ब्रायोफाइटा की बात कर रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। देखते हैं माइटोसिस के अंदर क्या होने वाला है। माइटोसिस को बेटा जो न्यूक्लियस डिवीजन है माइटोसिस का, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बेटा। तीनों फेज, चारों फेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनके डायग्राम आपके सामने शो हो रखे हैं। तो बारी बारी से अपन को सारे फेजेस को स्टडी करना है, चाहे वो प्रोफेज हो, चाहे वो मैं बात करूं मेटाफेज हो, चाहे एनाफेज हो, चाहे टीलोफेज हो। तो चारों के अपन को फेजेस को देखना है, क्या चीजें वहां पे है और क्या बातें वहां पे करनी है।
सबसे पहले प्रोफेज की बात करेंगे यार। प्रोफेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस के अंदर, सबसे लंबा फेज चलने, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला फेज है प्रोफेज। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर बेटा ये तो पता ही है कि क्रोमेटिन फाइबर्स वहां पे होते हैं, बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ये इतना तो मेरे बच्चे को पता है यार। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं बेटा, और जो न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम से बिल्कुल अटैच होता वहां पे दिखाई देने लगता है एनओआर से। और जब अपन बात करें लेट प्रोफेज की, तो लेट प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा होता है, हर क्रोमोसोम जो है बेटा दो क्रोमेटिड्स के अंदर, ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स इनटू टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से अटैच रहता है क्रोमोसोम। अपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी सेल साइकिल के अंदर कि वहां पे क्रोमोसोम जो है काइनेटोकोर और सेंट्रोसोम से अटैच रहते हैं, तो वहां पे सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं, तो बेसिकली सेंट्रोसोम से अटैच रहते हैं। तो वहां पे क्रोमेटिड जो है अलग अलग होने की, स्प्लिट होने के लिए जो है तैयार हो चुके हैं, और बेसिकली बात करें तो सेंट्रोमियर से अटैच हो चुके हैं। कंडेंसेशन चल रहा है क्रोमोसोम्स का, मतलब क्रोमोसोम्स जो वहाँ पे जितना छोटे हो सकते हैं हो रहे हैं वहाँ पे। एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और बेटा बात करें कि वहाँ पे जो एस्ट्रल रेज, जो माइक्रोट्यूबुलर फाइब्रिल्स वहाँ पे बनते हैं, वो एस्ट्रल रेज जो है बेसिकली बात करें तो सेंट्रियोल से निकलती हैं, और बेटा किस पे पोटी जो अटैच होती है, सेंट्रोसोम पे अटैच होती है, काइनेटोकोर पे अटैच होती हैं, और दो क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देती हैं बेटा। इसको वहां ले गए, इसको यहाँ ले गई, जुदा हो गए बेटा ये तो। अब क्या किया जाए, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स वापस से ओरिजिनेट हो जाते हैं, और बेटा बात करें कि वहां पे स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होके और क्रोमोसोम से जुड़ को उनको अलग कर देते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स ऐसे तैर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, तैर रहे हैं, देखो तैर रहे हैं यहाँ पे। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है मेटाफेज के अंदर, तो मेटाफेज को बेटा मार्किंग स्टेज कहा जाता है। अगर आपको क्रोमोसोम्स को देखना है अच्छे से तो आप मेटाफेज के अंदर ही देख सकते हो बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अटैच होते हुए। ये क्रोमोसोम्स बाद में लेट मेटाफेज के अंदर ही इक्वेटर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर प्लेट पे बेटा, और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। तो मेटाफेज प्लेट आपको मेटाफेज के अंदर देखने को मिल जाएगी बेटा। वहां पे आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, किससे, काइनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं हर एक क्रोमेटिड के। इस तरीके से वहां पे मेटाफेज प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी बेटा। द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स आर कनेक्टेड टू क्रोमेटिड्स। स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से आके और क्रोमेटिड्स पे अटैच हो चुके हैं, काइनेटोकोर्स पे। अब एनाफेज के अंदर क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं अपन। एनाफेज के अंदर बेटा क्या होने वाला है, इसको शॉर्टेस्ट फेज कहते हैं अपन माइटोसिस का। जो सेंट्रोमियर है ईच क्रोमोसोम का, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड, मतलब ऐसे डिवाइड करता है, और दो डॉटर क्रोमेटिड्स वहां पे अलग अलग हो जाते हैं बेटा। एज द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट द क्रोमेटिड्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू अपोजिट पोल्स। जुदा कर दिया इन दोनों को यार, क्या बात कर रहे हो सर, बड़े दुख की बात है बेटा। कुछ नया बनाने के लिए कुछ पुराना तो खोना ही पड़ता है ना। हाँ सर समझ गए हम आपकी बात को। ये इस तरीके से अलग वहां पे हो चुके हैं बेटा, एनाफेज के अंदर ही मूव कर रहे हैं अभी तो अलग अलग पोल्स की तरफ। और टीलोफेज के अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी कि क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स पे जा चुके हैं और वापस से क्रोमेटिन फाइबर के अंदर डीकंडेंस हो रहे हैं अपने आप। वापस से क्रोमेटिन फाइबर के अंदर डीकंडेंस हो रहे हैं। उनके आसपास न्यूक्लियर एनवेलप भी दिखाई देने लगता है हल्का हल्का। और बात करें सारे ऑर्गेनिज्म जो चले गए थे इस दुनिया से, वो वापस आने लगते हैं न्यूक्लियस की जिंदगी में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर रिपीट सब आने लगते हैं बेटा, और स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं। इनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, और आप देख रहे हैं कि ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये भी अंदर की तरफ थोड़ा फरो फॉर्म में बनने लगी है, क्योंकि अब साइटोकाइनेसिस जो होना है, सेल को अलग होना है, तो बेटा साइटोकाइनेसिस होगा, डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का इस तरीके से, और दो डॉटर सेल वहां पे नई की नई बन जाएगी बेटा, ठीक है। ये टीलोफेज जब प्रोग्रेस में होता है तभी स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल और प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस अलग अलग है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, एक बीच में फरो बनती है बेटा, खांच बनती है, खांच है ना, गड्ढा बनता है, और वो धीरे धीरे गहरा होता जाता है और गहरा होता जाता है बेटा, और लास्ट में अलग हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दो सेल अलग हो जाती हैं। ये तो एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वहां पे सेल वॉल होती है तो फरो तो बन ही नहीं सकती, तो वहां पे क्या करते हैं, जो वेसिकल्स होते हैं गोल्जी बॉडी से निकलने वाले, वो बीच में एक दरार डालने लगते हैं बेटा, सेल प्लेट बनाते हैं, और सेल प्लेट बनने के बाद दो सेल्स वहां पे अलग अलग हो जाते हैं बेटा, और वापस से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है
वहां पे आ जाते हैं। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। कई बार ऐसा होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल अलग अलग नहीं हुए, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है बेटा, जिसको सिंसाइटियम कहते हैं अपन। जैसा कि अपन कोकोनट के एंडोस्पर्म में भी देखते हैं लाला, तो वहां पे भी ये चीज देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस देखें माइटोसिस का, मतलब उसका बेसिकली महत्व क्या है इस जिंदगी में। इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जीनोम। अगर हमें अपने पेरेंट्स के जैसी नाक, अपने पेरेंट्स के जैसे हाथ, अपने पेरेंट्स के जैसे बात करें हाइट वगैरह चाहिए, तो बेटा सोमेटिक सेल डिवाइड करेंगी और उनकी एक एक कॉपी आपके जब क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे होंगे जब डॉटर सेल के अंदर, तब बेटा आप पेरेंट्स की एक एक कॉपी आपकी जीनोम में आई होगी, तब उनके जैसे आप दिखते हो। अगर नहीं दिख पाते तो कंफ्यूजन हो जाता बेटा। इट हेल्प्स टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर। अगर हम चाहते हैं कि प्लॉइडी लेवल सेम रहे किसी क्रोमोसोम नंबर का या किसी सेल का, तो बेटा वो माइटोसिस के थ्रू ही किया जा सकता है। ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आपको माइटोसिस होता हुआ ही दिखाई देगा बेटा। इट रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब ये है कि जैसा पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस एक था और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो था पूरा वहां पे, वही रेशियो डॉटर सेल के अंदर भी मेंटेन रहता है बेटा। इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। सेल की रिपेयर करने में और उसका रिप्लेसमेंट करने में माइटोसिस ही हेल्प करता है बेटा। मियोसिस देखने वाले हैं अपन, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होने वाला है मियोसिस का। इट इज अ डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल्स दैट रिड्यूस। अब मैंने बताया ना कि माइटोसिस सोमेटिक सेल्स के अंदर, अब मियोसिस कहाँ होगा, ओवरी और बात करें टेस्टिस के अंदर। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं बेटा। मतलब अगर किसी के पास 2 क्रोमोसोम से तो वो 4 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सर 4? 2 के 4 कैसे हुए सर? क्योंकि 1 के 2, 1 के 2 ऐसे 4 हो गए बेटा। प्लॉइडी लेवल 2n था तो प्लॉइडी लेवल n हो गया, हैप्लॉइडिटी आ गई बेटा। इट अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये चीज होती है। इट लीड्स टू हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो जो है बात करें प्लांट्स हो बेटा, उनकी लाइफ में हैप्लॉइड फेज जो लेके आता है वो मियोसिस ही लेके आता है। और वापस से जब गैमीट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो वापस से डिप्लॉयड फेज उनके लाइफ में आ जाता है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस के अंदर 2 साइकिल्स होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। बट बात करें कि वहां पे डीएनए सिंथेसिस एक ही बार होता है, ठीक है। साइकिल 2 बार चलेगी पर डीएनए सिंथेसिस एक बार ही होगा। और दोनों साइकिल के अंदर एक जो चीज है वो है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम से बेटा, ठीक है, एक ही बात करें जो जिनके ऊपर जीन्स एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम से उनकी पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन भी होता है उनके बीच में, ठीक है। तो वो मियोसिस जो है चांस देता है उनको। मियोसिस फर्स्ट कब होता है? जब रेप्लिकेशन हो जाता है पेरेंटल क्रोमोसोम्स का सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाने के बाद, एस फेज के अंदर। तो सिंथेसिस फेज हो गया, उसके बाद बेटा वहां पे चालू हुआ मियोसिस फर्स्ट, जिसके अंदर बात करें कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनने वाले हैं मियोसिस सेकंड के बाद। आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ मियोसिस अपन को देखनी है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड, पेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड की। तो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है बेटा, उसमें ये दिखाया गया है कि प्रोफेज फर्स्ट जो है लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स बेटा बात करें फेज है। इसको 5 फेजेस में और फर्दर डिवाइड कर दिया अपन ने। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और बात करें डाइकाइनेसिस। क्या क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं अपन। सबसे पहले लेप्टोटीन होगा, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस वहां पे होने वाला है। सबसे पहले लेप्टोटीन में देखते हैं क्या होने वाला है। लेप्टोटीन के अंदर बेटा क्रोमेटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और न्यूक्लियर जो है वहां पे जो है एनलार्ज हो चुका है। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होने वाला है, क्रोमोसोम जो है और कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम और अच्छे दिखने लग जाते हैं और बेटा साथ में मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप में बेटा पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो साथ दिखने वाले क्रोमोसोम से वो पेयरिंग करना शुरू कर दिए हैं बेटा वहां पे। और साइनेप्सिस या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आपको जाइगोटीन स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। द पेयर्ड क्रोमोसोम
are called homologous chromosome and each pair of homologous chromosome is called bivalent। तो ये एक bivalent, ये एक bivalent, तो दोनों bivalent का जो पेयर है बेटा वो मिला के वहां पे बेटा एक पूरा zygote स्टेज बनाता है। अब अगर अपन बात करें पेकाटिन स्टेज की, तो पेकाटिन स्टेज के अंदर बेटा बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलग अलग होना शुरू कर देते हैं बेटा, टेट्राड फॉर्मेशन वहां पे दिखाई देता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू सिमिलर क्रोमेटिड्स, अलग अलग क्रोमेटिड्स, जैसे ये नीला ये अलग और ये पीला सॉरी ये लाल अलग होना है। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। अब आप देख सकते हैं ये लाल और लाल एक थे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नीला और नीला एक थे होमोलोगस क्रोमोसोम, पर आपको ही यहाँ पे नीला वाला क्रोमोसोम लाल के साथ मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है और लाल वाला नीले के साथ मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, इसी को रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जो जिसका नहीं उसके साथ अगर उसका टाका बैठ जाए बेटा उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको पेकाटिन स्टेज के अंदर, पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाटिन, रिकॉम्बिनेशन जो है पेकाटिन के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों सिस्टर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं पर सिस्टर क्रोमेटिड्स तो नहीं है, तो इनके आपस में जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है बेटा दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, उसी को अपन क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं बेटा। लास्ट स्टेज आती है फोर्थ स्टेज आती है डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन के अंदर बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गलने लगता है, रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग होने बाइवेलेंट्स अलग अलग होने लगते हैं बेटा। ठीक है, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, जहां पे वो क्रॉस ओवर हुए थे उसके अलावा सब तरफ से वो अलग अलग होने लगते हैं, तो वहां पे एक एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको काइजमेटा कहा जाता है बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊ साइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर डिप्लोटीन जो है मंथ तक चलती है। डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज के अंदर टर्मिनाइजेशन हो जाएगा काइजमेटा भी गल जाएगा, क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस हो जाएंगे और देखो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का लेके वहां पे बैठे हैं वो। ठीक है, और बेटा जो मायोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अलग अलग जो है बात करें पोल्स की तरफ जाना जो है शुरू कर देंगे वहां पे। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएंगे। मेटाफेज की तरफ आना शुरू कर दिया अपन ने। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर वही वाली चीज है, स्पिंडल फाइबर वापस से बनने लग जाएंगे। क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट बना लेंगे, मेटाफेज प्लेट बना लेंगे वहां पे, और जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होना वहां पे शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से एनाफेज के अंदर बेटा सिस्टर क्रोमेटिड जो है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे बल्कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े रहेंगे। मतलब ये नीले तो आपस में जुड़े रहेंगे बेटा, बट ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना ये अलग अलग हो जाएंगे, जो बीच में जुड़ गए थे ये अलग अलग हो गए, एक नीला इधर, एक लाल इधर। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है बेटा टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गई, तो ये तो हो गया अलग अलग, यहाँ पे डॉटर सेल बन गई यहाँ पे। ठीक है, इसको अपन डायड बोलते हैं बेटा। आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस मे और मे नॉट अकर, साइटोकाइनेसिस या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर आफ्टर शॉर्ट इंटरफेज अब मियोसिस सेकंड होने वाला है बेटा, तो ये बेसिकली बात करें ये मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ अपन ने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग किया है, अभी इनके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग नहीं किया। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक से चार कैसे बनेंगे वो देखने जा रहे हैं। अभी तो एक से दो ही बने, अभी चार होना है पूरा एक से। डीएनए रेप्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ, अब होगा डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस सेकंड के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा है। डीएनए जो मियोसिस सेकंड है बिल्कुल माइटोसिस की कॉपी है बेटा। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, तो इसके अंदर तो सारी चीजें वैसी होगी। प्रोफेज सेकंड के अंदर क्या होगा बेटा, वही बात करें कि न्यूक्लियस और वो सब रीजनरेट हो जाएंगे और वापस से बात करें कि बेसिकली वहां पे स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाएंगे। मेटाफेज के अंदर बेटा वो इक्वेटोरियल प्लेट बना लेंगे और इक्वेटोरियल प्लेट में बेटा वापस से स्पिंडल फाइबर्स वहां पे अटैच होने लग जाएंगे। तो बेटा वहां से वापस से उन क्रोमेटिड्स को अलग करने की कोशिश चालू हो जाएगी, किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। मतलब बिल्कुल वही माइटोसिस चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, और माइटोसिस चलेगा बेटा वहां पे। और टीलोफेज के अंदर बेटा क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और देखो आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी अलग अलग हो गए, उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो गए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो तो ये बन गई, ठीक है, और दो और बन गई बेटा, उसको अपन ने बोल दिया वहां पे बेसिकली। अब आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेप के अंदर प्रोफेज फर्स्ट चालू हुआ जिसके अंदर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स वहां पे अटैच थी, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हुए तो वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम डिटैच हो गए। डिटैच होने के बाद बेटा वहां पे दो सेल ही बनी। अब मियोसिस सेकंड चालू हो गया जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी अलग करना था।
मेटाफेज के अंदर वही इक्वेटोरियल प्लेट बनी और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो गए, तो 4 सेल निकल के आ गया आपके सामने। एक सेल से 4 सेल बन गई बेटा, यही मियोसिस है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है बच्चे। क्यों कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि माइटोसिस में तो जैसा था वही प्लॉइडी लेवल रहा 2n डॉटर सेल का, पर मियोसिस के अंदर प्लॉइडी लेवल 2n था, 2n से n की 4 सेल बन गई बेटा वहां पे, और बेसिकली यह रिडक्शन डिवीजन कहलाएगा। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया यार, पूरा भरा पूरा जो सेल था वहां पे। ओवरऑल स्टेप अपन देख चुके हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर इस तरीके से हुआ, और इंटरफेज और प्रोफेज फर्स्ट, और पूरा जाइगोटिन, पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस और बेटा डिप्लोटिन फिर लास्ट में। तो इस तरह से चीजें हुई वहां पे, और मियोसिस सेकंड के अंदर पूरा माइटोसिस जैसा वहां पे हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल वहां पे बन गए। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, महत्व क्या है इसका? इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज। हर स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रखता है वो। अगर 23 पेयर्स हैं और 46 क्रोमोसोम थे उसको कंजर्व रखेगा। इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के ही रिजेंबल करें, कॉपी हो जाए, तो फिर अपने अंदर वेरिएशन कहाँ आया? वेरिएशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा डार्विन साहब ने कहा था कि वेरिएशन ही बेटा उत्पत्ति का आधार है। जो वेरिएशन नहीं करेगी स्पीशीज वो रह जाएगी, तो वेरिएशन आना बहुत जरूरी है, और वो वेरिएशन मियोसिस ही लेके आता है, क्रॉसिंग ओवर करा के। क्रॉसिंग ओवर करा के वो मियोसिस ही लेके आता है। और बेसिकली बात करें तो ये अपन ने पूरा सेल डिवीजन देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पूरे पूरे टॉपिक से, चाहे वो मियोसिस फर्स्ट हो, मियोसिस सेकंड हो, या बात करें मेनली जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड से ही देखने को मिलते हैं बेटा, और वो डिस्कस किया अपन ने कि कहाँ से क्या चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाकी बातें जो करनी है वो करेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।